जीवन के रंग रश्मि के संग। इस एपिसोड में अभी बात चल रही है गुजरात की फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर कैप्टन मीरा दवे से। मुझे यकीन है आपने पार्ट 1 जरूर देखा होगा। और आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि आर्मी में सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आर्मी ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है। और हम ये भी जानेंगे कि 1993 के बाद महिला कमीशन आर्मी में और 2020 के बाद आर्मी में महिला कमीशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कौन से प्रैक्टिकल देने पड़ते हैं, किस तरीके से अपनी क्षमताओं को आपको प्रदर्शित करना है। तो आइए बात करते हैं कैप्टन मीरा दवे से। एज ए आर्मी ऑफिसर अगर आपसे पूछूं कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आर्मी ऑफिसर में जो लाइफ में भी काम आए और एज ए आर्मी ऑफिसर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये एक ही चीज़ हो सकती है कि आर्मी ऑफिसर होने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए और लाइफ में ये दोनों सेम है। उसके पीछे का कारण ये है कि मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आर्मी इज़ नॉट अ प्रोफेशन बट इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। ठीक है, वो आपको जीने का तरीका सिखाता है, वो है आर्मी। राइट। और जब वो ये कर रहा है तो आई थिंक क्वालिटीज़ दोनों में इम्पोर्टेंट वही चीज़ हो जाती है। ठीक है। यस, हम इसे कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। जब भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए जब कोई भी कैंडिडेट जाता है उसको इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के मापदंड पे उसको चेक किया जाता है। पूरे 5 दिन अलग अलग क्वालिटीज़ है जिसमें आप आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, डिसिप्लिन, इनिशिएटिवनेस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कैसे मुझे पता चला। और ऐसा नहीं है कोई ट्रिक करता है। अब जो वहाँ 5 दिन में 24/7 आप उनके निगरानी में जो आपका व्यवहार बता रहा सब कुछ एवरीथिंग, ये मतलब बिग बॉस तो फिर भी चलो मैं क्या बोलूँ असली है नकली है, बट देन दिस इज अ रियल लाइफ थिंग। और उसके पीछे के एग्जाम्पल मुझे बाद में पता चला। तो हम रेलवे स्टेशन में सब कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ से आपको एसएसबी के सेंटर पे लाया जाता है ये प्रक्रिया के लिए। तो बस में हम आते हैं, हमारे बस में ऊपर सब सामान रखे हुए थे। हम आ गए, वहाँ पे रुके और लगभग 5-7 मिनट हम वेट कर रहे थे कि शायद कोई आए, हेल्पर आए ऊपर से सामान उतारने के लिए। तो कोई आया नहीं। तो मैंने बहुत सहजता से कहा कि यार हम इतने ही तो है, चलो उतार लेंगे सामान। तो शायद तब कोई लड़की उठी नहीं, तो मैं पीछे जो बस में सीढ़ी लगी होती है बाहर की तरफ, मैं उसमें चढ़ गई। और जैसे ही मैं चढ़ी तो स्वाभाविक ये एक मनुष्य का नेचर है शायद, जैसे ही वो किसी को देखता है तो कहीं ना कहीं वो शुरू हो जाता है। पीछे और लड़कियां आ गई और हमने ह्यूमन चेन बना ली, सामान उतार लिया। 2 मिनट नहीं लगी, सामान पूरा नीचे उतर गया। तो मेरे लिए तो बहुत सहज हो गया कि चलो आगे। और जैसे ही हमने सामान उतारा कुछ क्षण बाद वहां पे वो हेल्पर आ गए। अब जब ये इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हुआ तब ये बताया गया था दिस इज वन ऑफ योर क्वालिटी दैट इज इनिशिएटिवनेस। और कहीं ना कहीं इसमें लीडरशिप भी आप इसको कह सकते हैं। You are, what is a leader? Leader is the one who leads by example. So how is it? There's a difference between being a manager and being a leader. Manager manages, but leader leads. ये बहुत important इसमें ये चीज है। और आर्मी में क्यों मैनेजर नहीं होता और क्यों लीडर होता है, इसके पीछे का यही कारण है कि आप एज एन ऑफिसर यू हैव टू लीड एज एन एग्जाम्पल। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो अब मैं ये नहीं कह सकती मैं महिला हूँ तो मैं दौड़ूंगी नहीं, मैं महिला हूँ तो मैं फायरिंग नहीं करूंगी। बिल्कुल। आज जब यूनिट में 5 किलोमीटर का रन होता है, हमें याद है एकेडमी में ये आपको चीजें इसलिए सिखाई जाती है, दिस इज हाउ यू लीड बाय एग्जाम्पल एज एन ऑफिसर आफ्टर गेटिंग कमीशन इन यूनिट। तो 5 किलोमीटर का रन होता है, आपके पीछे 10 किलो का पिट्ठू होता है, बंदूक होती है, बूट्स होते हैं 3-3.5 किलो के, और आपको अपने जो सैनिक है, जो पुरुष है, उनके साथ आपको दौड़ना है, बल्कि उनके आगे दौड़ना है। सो कल को वो ये नहीं कहेंगे कि ये महिला है या ये ऑफिसर है इसीलिए मैं उनके ऑर्डर सुन रही हूँ। नो, बिकॉज शी इज कैपेबल ऑफ लीडिंग, शी इज अ लीडर, इसीलिए वो ऑर्डर्स लेते हैं। You have to prove that, you have to earn that leadership. एब्सोल्युटली।
और ये तभी आती है जब आप में डिसिप्लिन हो, ये तभी आता है जब आप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। डिसिसिवनेस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी ऑफिसर के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सेम चीज जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे क्षण की जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है। आप ऐसे बैटलफील्ड में हो सकते हो, या आप ऐसे डिफिकल्टी के जोन में हो सकते हो जब आपका डिसीजन किसी के लिए जीवन और किसी के लिए मृत्यु के कारण बन सकता है। तो वो आप में क्षमता होनी चाहिए, और वो कब होगी? जब आप अपने आप में, आपकी मेंटल कैपेसिटी होगी। ये सब मेंटल स्ट्रेंथ की कहानी है। ये एक और भ्रमणा है लोगों में कि वही आर्मी में जा सकता है जो फिजिकली फिट है। अरे हमारी लड़की लंबी, हमारा लड़का है ना बहुत अच्छे से दौड़ता है, तो वो आर्मी में चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आर्मी में जब आपको सिलेक्ट किया जाता है, आप सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, फिर आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स आती है, और उसके बाद आपकी फिजिकल कैपेसिटी आती है। क्योंकि एकेडमी में आपको फिजिकली स्ट्रांग बना ही दिया जाएगा। वो कैसे? मतलब एज अ नॉर्मल व्यक्ति, हर एक कोई नहीं होता जो मैराथन रनर्स होते हैं, या हर एक कोई नहीं होता जो प्रॉपर एक्सरसाइज फिट होते हैं, या उस हिसाब से। तो जो आम लड़कियां या लड़के होते हैं और वो जो जाते हैं आर्मी में सिलेक्ट होते हैं एज एन ऑफिसर, एकेडमी में जाते हैं, वो उनकी क्षमता कैसे बढ़ाते हैं? अगर मैं अपनी बात करूँ, मतलब शुरुआत होती है 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर्स, उसके बाद 5 किलोमीटर का रन, 15 किलोमीटर का रन, 40 किलोमीटर्स का रन। और ये केवल नॉर्मल दौड़ना नहीं है, ये आपके पास पीछे 20 किलो का वजन रहता है, बंदूक होती है ऑलमोस्ट 4-4.5 किलो की, बूट्स होते हैं 3-3.5 किलो के, और स्टिपुलेटेड टाइम में आपको ये कंप्लीट करना है। और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो रीरन होगा, आपके अकेले का नहीं, पूरे प्लाटून का। तो इससे दूसरी और एक क्वालिटी क्या आती है? वो है कमराडरी। बिल्कुल, आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट है, या आर्म फोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कमराडरी। मतलब कि आप अपने साथी को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे अकेला, जो होगा साथ में होगा। तो लास्ट, यू शुड नॉट लीव द लास्ट मैन बिहाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए। तो आज एक आम बच्चे के जीवन में कभी वो सोच नहीं सकता था या सोच नहीं सकती थी क्या मैं 40 किलोमीटर दौड़ सकती हूँ इतने वजन के साथ, बट वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी थी, और वही परखा जाता है। और वही मेंटल स्ट्रेंथ आपकी डिसीजन में भी, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ताकि आप वो प्रेशर क्योंकि झेल पाते हो। वो समय ऐसा होता है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो क्लासिफाइड उस हिसाब से मैटर है, बट बारामूला में जब हम थे, हमारी पेट्रोलिंग हो रही थी, रात के 2-2:30 बज रहे होंगे, बर्फ गिर रही थी, और हम सब स्नो बूट्स में थे, और मैं और साथ में मेरा बडी, वहाँ पे AK-47 इंसास या CMG जो कार्बाइन मशीन गन होती है, जो जिस हिसाब से होता है आपके पास 24/7 होती है विद लाइव एमिनेशन, क्योंकि वहाँ कब क्या घट जाए पता नहीं चलता। हम दोनों पेट्रोलिंग कर रहे थे, और लगभग जैसे मैंने बताया रात के 2:30 बज रहे थे, बहुत डिम लाइट, वहां पे लाइट भी तब अच्छे से जलती नहीं थी, वो समय ही ऐसा था। तो हमने दूर से कुछ हिलते हुए देखा था। अच्छा। और अब इट इज लाइक आपको तब डिसीजन लेना है। अगेन आर्मी इज नॉट लाइक ए शूटेड साइट वाला नहीं, आपको पहले ध्यान देना है, वो दोस्त है, दुश्मन है, अगर मारना भी पड़े तो आपको पैर से नीचे, ये सब काफी सारी चीजें होती है क्योंकि आप वहाँ प्रोटेक्शन के लिए, यू आर नॉट एट वॉर देयर। तो वहां पे उस चीज को तब डिसीजन में लेना, क्या मुझे एकदम पास जाना चाहिए या दूर से पहले पूछना चाहिए। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने फिरन में था कांगड़ी लेके। अच्छा, कांगड़ी में क्या होता है, क्योंकि ठंड में यूज करते हैं कश्मीर में, उसमें कोयले होते हैं जल गरम। अच्छा, वो भी अपने आप में एक हथियार हो सकता है, किसी पे आप गरम कुछ फेंक दो। अब जरूरी नहीं है वो व्यक्ति ऐसा करे, बट वो डिसीजन मेकिंग तब क्या था, फिर हमें उसको आगे एडमिनिस्ट्रेशन में देना पड़ा, पुलिस में, वो पूरी कार्रवाई हुई। तब आप डरते हो क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका बड़ी भी है, उसकी भी जान की कीमत है। तो ये डिसीजन मेकिंग, ये जो कुछ क्वालिटीज है, ये न केवल आर्मी ऑफिसर में, वहां तो आवश्यक है ही है, बट वहां से निकलने के बाद भी जब आप एक आम जीवन में होते हो तब भी ये सब क्वालिटीज काम में आती है। और दूसरी, कन्विंसिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगेन ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में आई आफ्टर आर्मी, तो अगेन
पता नहीं जीवन में ऐसा ही रहा है कि हमेशा से मेल डोमिनेंसी वाले उसमें ही काम रहा है। तो यहाँ पे भी जो मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम मिला था, आई वाज इन गुड़गांव, तो वहाँ पे भी यही था कि आई वाज द ओनली फीमेल, और नीचे जितने भी पूरे 1400 जितनी टीम्स थी वो पूरे मेल वर्कर्स थे। बट वही कह रहे हैं, आर्मी की जो सिखलाई, इट इज अ वे ऑफ लिविंग, वो पूरे जीवन में काम आती है, और वो मुझे तब दिखाई दी। आर्मी में रहते आपको शायद वो सहजता लगे, बट यहाँ पे आपको पता चलता है कि जब सिविल से आपको डील करना है तो वो चीज कैसे निकल के आती है। और ये हद तक हो जाता था कि जब कुछ होता नहीं था तो मैम आप कर लो, आपकी बात सब मान लेते हैं, आप बोलोगे तो हो जाएगा। सो ये एक चीज भी हुई। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आर्मी आपको पूरा ये जीने का तरीका सिखा देती है। बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज और दी कि आपने अपनी चुनौतियां बताई, आपने अपनी लाइफ बताई आर्मी की, आपकी सारी बातों से महसूस हुआ कि कितनी चुनौतीपूर्ण, कितना संघर्षपूर्ण रहा। कुछ अच्छे मोमेंट, कुछ प्राउड मोमेंट? हाँ, बहुत सारे ऐसे मोमेंट। आपने अभी जैसे ही बोला तो एक कपकपाहट सी हुई। कुछ ऐसी चीज़ें याद आई। सबसे पहला मोमेंट तो यही रहा जब इन कंधों पे वो ब्रास के स्टार्स लगे, ऐसे लगा कि आकाश से जो तारे हैं वो उतार के लगा दिए गए। वो व्हेन यू बिकेम एन ऑफिसर, आपके पेरेंट्स वो आपको स्टार्स पहनाते हैं। बहुत प्राउड मोमेंट रहा वो। दूसरा एक मैं बताना चाहूँगी जो अगेन मेरे दिल के बहुत करीब है। बारामूला तो मैंने आपको बताया ही है। मेरी पोस्टिंग थी देहू रोड में। अच्छा। तो देहू रोड में जो पोस्टिंग थी, मुझे उसमें जो मेरा डिपार्टमेंट था वहाँ पे मेरे साथ 2 फौजी क्लर्क्स के अलावा जितने बाकी वर्कर्स थे वो सब सिविलियंस थे। अच्छा। एंड इम्पॉर्टेंट बात वो थी कि वो जितने वर्कर्स थे दे वेर ऑन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 55, 60, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट वाले भी थे। तो आज तक काम चल रहा था। आपकी एज उस टाइम पे? आई वाज हार्डली 26 years old। ऑलराइट, ओके। और जब वहाँ गए तो मेरे से डबल उम्र वाले सब थे। अच्छा, फौज में जब आप होते हो, यूनिफॉर्म में होते हो, तो ऑब्वियस है देयर इज अ हिरार्की। और हमेशा से मेरा रिपोर्टिंग यही रहा। 19 साल से लेके 50-55 साल के मेरे अंडर में जो सैनिक है वो रहे हैं। बट यूनिफॉर्म की वजह से वो एक अलग हो जाता है, हिरार्की हो जाती है। बट आप सिविलियन से डील कर रहे हो, उनको तो कोई प्रॉब्लम ऐसी हिरार्की की है नहीं, और वो आपको एक बेटे की तरह देखते हैं। तो जब मैं वहाँ गई, आज से पहले भी ये ब्रांच चल रही थी, अब भी चलेगी, इसमें कौन सी नई बात है। बट जैसा आपने कहा, ईश्वर हमेशा शायद उनको चुनौती देता है कि उन पे कृपा हो शायद उनकी। तो वहाँ मुझे ये चुनौती मिली कि तब आर्मी पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा था। अच्छा। और जो ये ब्रांच थी स्पेसिफिकली, तो उसमें जो भी छोटा से छोटा पार्ट, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हीरो होंडा से लेके टैंक्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सब वहाँ पे रखे जाते हैं। अच्छा। तो वो एक छोटा स्क्रू क्यों ना हो, वो अगर आर्मी में उसका आ रहा है तो उसका प्रॉपर एक जन्म पत्रिका बनती है। आप उसको ये ले सकते हो, उसका पार्ट नंबर लिखा जाता है और नामकरण सब कुछ होता है। अब ये सब कुछ जो है लिखित में हो रहा था, पेपर पे हो रहा था। और ये जितने सिविलियंस थे सालों से ये करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, आर्मी की तो 2-2 साल में चेंज हो जाते हैं, वो लोग तो वही हैं, वो आदि हैं, वो कर रहे हैं। अब हुआ डिजिटलाइजेशन। और मेरे जो सीईओ है, कमांडेंट है, उन्होंने मुझे टारगेट दिया कि अगले 3 महीने में आपको, और ये मैं बात कर रही हूँ 80,000 स्पेयर पार्ट्स की। अच्छा। 80,000 स्पेयर पार्ट्स की बात कर रही हूँ, इनको आपको पेपर से कंप्यूटर पे लाना है। कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बस चुनौती ये थी कि जो मेरे सहयोगी थे, जो मेरे डिपार्टमेंट में मैंने बताया ये सिविलियंस थे, उन्होंने आज तक कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया था। सही बात है। उस टाइम में सबसे बड़ी चुनौती यही थी जब ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी। तो घटस्फोट जब ये किया उनके तरफ, उन्होंने सबसे पहला, मैम हमको ये सब नहीं आता, आप करवा लो जिससे करवाना है, हम ये नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आर्मी में नो सर तो होता नहीं है, वो मेरे लिए था, उनके लिए थोड़ी था वो चीज। अब यहाँ पे ये सब क्वालिटीज का निचोड़ आता है, जिसका मैं आपको अगर रिजल्ट बताऊं तो ये रिजल्ट, मतलब ये 2 साल बीते, ये सब कार्य हुआ, और उसी दौरान
पुणे देहू रोड में, रादर महाराष्ट्र में, पुणे में सत्यनारायण कथा की बहुत प्रथा है और बहुत मानते हैं वहाँ पे। तब मेरा विवाह नहीं हुआ था। अच्छा। इतनी आत्मीयता उन लोगों से मेरी बनी, वो मेरे स्टाफ में 15 लोग जितने थे, उन्होंने सत्यनारायण की कथा मेरे लिए रखवाई कि आपका विवाह हो। अच्छा। और ईश्वर कृपा देखिए मेरा विवाह तय हुआ। और विवाह था गांधीनगर में। मेरे जो फौजी थे वो तो आए, बट ये जितना मेरा सिविलियन स्टाफ था वो पुणे से गांधीनगर तक मेरे विवाह में आए। क्या बात है। उसके बाद मैं और मेरे पतिदेव हम लोग यूनिट गए और वहां से मैं रिटायर हुई। फिर तो जब मेरे पतिदेव आए तो बोलते, पता नहीं आप कैसे रहोगे मैडम के साथ, हमें तो उन्होंने परेशान करके रख दिया है। तो ही वाज लाइक क्या हुआ? बोलते आज तक हमारे कोई, ना मेरे बेटे ना मेरे टीचर, कोई मेरे सास ससुर, किसी ने इतना हमसे काम नहीं करवाया और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हंसते हंसते हमसे पूरा काम करवाए। ये मैडम ने पूरा काम करवा दिया। लेकिन एक बात हम बता देते, आज उनकी वजह से हम कंप्यूटर जानते हैं जो हमें और कोई नहीं सिखा सकता। और विद इन द टाइम ऑफ 3 months जो दिया गया था उसमें वो का टास्क कंप्लीट हुआ। क्या बात है। ओह वाह। और ये प्राउड मोमेंट था आपके लिए। प्राउड मोमेंट ये है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड के, मेरे पतिदेव के सामने, उनके आंखों में आंसू आए कि हमें आज तक ऐसा ऑफिसर नहीं मिला कि जो ऑफिसर बन के नहीं, बट हम में से एक बन के हमारे साथ काम करके उन्होंने हमें ना केवल सिखाया बट हमें ये भी एहसास नहीं दिलाया कि शी इज कमांडिंग अस काइंड ऑफ अ थिंग। हम इनको जीवन भर कभी नहीं भूले। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं जो ऐसा लगता है कि जन्म सार्थक हो गया। बिल्कुल आई थिंक जीवन के कनेक्शंस हो जाते हैं कभी कभी। एंड आई थिंक, और ये जो आपने पहले जो प्रश्न पूछा था ना, ये क्वालिटीज जो है, और आई थिंक इसमें एक और भी चीज़ है, मैं बताती हूँ। जैसे गीता में, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्री कृष्ण यही कहते हैं कि स्त्री में जो गुण है तो उसमें उन्होंने बताया क्षमा, धैर्य, श्री, स्मृति, मेधा, वाक, ये जो गुण है स्त्री में वो स्वयं मैं हूँ। राइट। ये जब श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं और हमें आज स्त्री के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, बिल्कुल, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सही। और फिर आप उसे सिद्ध भी कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है। द इंडियन आर्मी और उसमें महिलाएं कहाँ देखती हैं आप? हाँ, ये आजकल जहाँ देखो तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा उठता है और स्वाभाविक है उठना आज के समय में। क्योंकि आर्मी हमेशा से एक मेल बैशियन रहा है। मेल उसमें जो है प्रभुत्व उसका ज़्यादा रहा है। बट हमारी संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही है। आज अगर मैं बात करूँ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की, अभी उनकी बात करना आवश्यक भी है क्योंकि अभी उनकी 300वीं जन्म जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है और भारत के बाहर भी लोग इसको मना रहे हैं। और लोकमाता एक ऐसा हमारे हिस्ट्री में एक लीडर हो गए वो कि उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज जो है लोग स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। उनकी वो दूरदर्शिता थी कि कभी भी उन्होंने अपने राज्य को सीमित न रखते हुए पूरे भारतवर्ष के बारे में सोचा। उन्होंने अपने मिलिट्री में कैसे ट्रेनिंग चेंजेस हो जिससे उनके सिपाहियों को सहूलियत मिले, वो भी उन्होंने देखा। तो ये नहीं कह सकते हम कि हमेशा से आर्मी जो है वो मेल डोमिनेटेड रहा है, क्योंकि हम जब बात करते हैं सनातन संस्कृति की तो हमारी जो देवियां हैं वो सदैव शक्तिशाली रही है। आई एग्री। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ हजार वर्षों का जो संघर्ष रहा, जब मुगल आक्रमण हुआ या जब अंग्रेजों का हम पे यहाँ पे आक्रमण हुआ, भारतवर्ष में शासन रहा, तो तब ये चीजें चेंज हुई और मेल डोमिनेंसी उसमें बढ़ी। बहरहाल हम अभी उसी स्टेज में है तो हम उसी की बात करते हैं। और आर्मी में महिलाएं, तो आर्मी में महिलाएं अगर मैं बात करूं ब्रिटिश एरा से तो समवेयर अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नर्सेस के रूप में महिलाएं रही। ठीक है। उसके बाद से 1993 में पहली आर्मी बैच की ऑफिसर्स महिलाओं की निकली। और कुछ ऐसे फॉर्मेशंस है जिसमें जैसे ऑर्डिनेंस है कोर,
ये मैं सर्विसेज की बात कर रही हूँ। तो ऑर्डिनेंस जो गोला बारूद हथियार उसमें सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज आर्मी सप्लाई कोर जो है उसमें, टेक्निकल जो भी कोर है, ईएमई है, सिग्नल्स है, इन सब में जो है महिलाओं की भूमिका 93 से रही है। अच्छा। अब जो है आर्टिलरी में महिलाएं कमीशन हुई है एज ऑफिसर्स। ओके। सो आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर 5 महिलाएं कमीशन हुई है एज ऑफिसर्स इन आर्टिलरी। सो ये एक स्टेप बढ़े है। इसमें एक मैं कह सकती हूँ कि इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन ये रहेगा, वो है फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया, वो एक माइलस्टोन के रूप में रहेगा। और ये जजमेंट ये रहा कि महिला ऑफिसर्स जो है आर्मी में, उनको परमानेंट कमीशन मिलना। अब ये क्या है, मैं आपके दर्शकों को थोड़ा बता दूं कि महिलाएं 93 में जब कमीशन हो रही थी एज ऑफिसर्स, एज जवान में कभी नहीं आई, बट एज ऑफिसर्स कमीशन हुई है, तो उनको पेंशनेबल सर्विस नहीं रही है, उनका शॉर्ट सर्विस कमीशन रहा है। मतलब एक उनकी तय की हुई सर्विस ही वो आर्मी में सर्विस कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम 14 ईयर्स। और वो भी एक स्टेप वाइज रहा, पहले 5 साल था, फिर 10 साल हुआ और फिर 14 साल हुआ। ये फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक माइलस्टोन जजमेंट दिया। बहुत बड़ा ये एक संघर्ष रहा 20 वर्षों का, जहाँ पे अब परमानेंट कमीशन महिलाओं को मिल रहा है। मतलब ये कि 20 साल से अधिक वो सर्विस कर सकती है और पेंशन की भी वो हकदार हो सकती है। क्या बात है। सो पहले ये था कि सशक्त है, वो काम भी कर सकती है, लेकिन अलाउ नहीं हो रहा। आखिर आर्मी में कैसे जाए बेटियां? एब्सोल्युटली। तो सबसे पहली बात है, जब हम कभी किसी को कहते हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, तो आर्मी में जाया नहीं जाता, आर्मी में सिलेक्ट हुआ जाता है। सो इससे आपके दर्शकों को पता चलेगा क्यों मैं ये चयन कर रही हूँ शब्दों का। इसके पीछे का कारण ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अपने आप में एक बहुत डिफिकल्टी, आपको लेवल क्लियर करते करते आगे जाना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ग्रेजुएशन जो है वो मैंडेटरी पहले ही था कि अगर आप मिनिमम ग्रेजुएशन आपका होना आवश्यक है इवन टू अप्लाई। उसके बाद आप एक रिटन एग्जाम देते हो, वो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। अब जो आईएएस आईपीएस की एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, वही आर्मी के लिए भी रिटन एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ये पेपर आप रिटर्न क्लियर करते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू आता है। अब ये इंटरव्यू नॉर्मल 1-2 दिन का इंटरव्यू नहीं होता है, ये इंटरव्यू जो है वो 5 दिनों का इंटरव्यू होता है, जहां पे उस व्यक्ति को मन, वचन और कर्म, इन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे जांचा जाता है। आप कितने सशक्त हो मानसिक रूप से, आप कितने सशक्त हो एकेडमिकली, और आप कमांड करने में भी कितने सशक्त हो वो देखा जाता है। 5 दिन का ये सघन इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो 1 हफ्ते चलता है, जिसमें आपके सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक आपको पूरा जांचा जाता है। और उसके पीछे का कारण ये है कि आप कोई नॉर्मल सर्विसेज में नहीं जा रहे, आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, जो पूरे देश की रक्षा करता है, देशवासियों की रक्षा करता है। तो सबसे पहले उसको स्वस्थ होना आवश्यक है, इसलिए मेडिकल एग्जाम इतनी स्ट्रिक्ट होती है। ये 4 सेंटर्स में यही प्रक्रिया चल रही होती है। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगता है पूरे भारत में, जो 4 सेंटर्स है उसमें जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनका। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हो, फिर आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में साल भर की ट्रेनिंग लेनी होती है। और वो ट्रेनिंग भी कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि वो केवल फिजिकल नहीं है, उसमें आपको बेसिक के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको अलग अलग स्पोर्ट्स कंपलसरी है, स्विमिंग कंपलसरी है, ड्रिल टेस्ट कंपलसरी है, अलग फिजिकल एक्टिविटीज से अलग ये चीजें हैं। जब आप ये क्लियर करते हो, तब जाके आपके कंधों पे वो स्टार्स लगते हैं और आप एक ऑफिसर कमीशन होते हो। तो अगर मैं इस प्रक्रिया में अपना एग्जाम्पल दूं, तो लगभग 3-3.5 लाख एप्लीकेशंस थी तब शुरुआत में। वहां से हम 71 ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड फॉर एकेडमी, और उसमें से 70 ऑफ अस गॉट कमीशन एज ऑफिसर्स। क्या बात है, मतलब क्या क्या जर्नी रही हो, माय गॉड। बहुत 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 ही जबरदस्त जर्नी जिसको बोलते हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण जर्नी। बहुत एब्सोल्युटली, इट्स नॉट एन इजी। इसलिए मैंने कहा यूनिफॉर्म जो आप पहनते हो वो आपका पसीना, आंसू और खून की कमाई है। खून की कमाई है, इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी वैल्यूएबल। एब्सोल्युटली। बट अब
जो मैं आपको बता रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आया है उसके बाद, तो पहले केवल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ग्रेजुएशन के बाद ही अलाउड था, बट अब हमारी जो बेटियां हैं वो 12th के बाद भी अपियर हो सकती है इस एग्जाम में फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे, जो अब तक केवल पुरुषों के लिए था। और नेशनल डिफेंस एकेडमी इज नोन एज द क्रैडल ऑफ लीडरशिप, मतलब वहीं से सब जनरल्स बनते हैं आगे जो जाते हैं। तो वहाँ हमारी बेटियां ऑलरेडी जो फर्स्ट बैच है उसमें से 19 लड़कियां सिलेक्ट हुई है, अगेन फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.5 लाख एप्लीकेशंस में से। अब वो सैनिक स्कूल में भी जा सकती है, वो भी ओपन हो गया है, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो भी ओपन हो गया है, और RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो कि पूरे देश में एक है देहरादून में, और उसकी कंपटीशन लेवल ये है रश्मि जी के हर एक स्टेट में से केवल एक सीट है। ओके, तो आप सोच सकते हो कंपटीशन लेवल क्या है। लेकिन अब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का दौर है जो महिला का प्रभुत्व है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है जब, सो ये जो चेंजेस है ये ऑब्वियस है, और ये इसीलिए भी पॉसिबल है। इट्स नॉट केवल इसीलिए क्योंकि महिलाओं को हमें प्रभुत्व देना है, प्राधान्य देना है, नहीं, क्योंकि इन इतने वर्षों में 93 से लेके अब तक जो महिला ऑफिसर्स कमीशन हुई उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है हर एक जगह पे, चाहे वो जैसे मैंने खुद बताया मेरी कहाँ बॉर्डर्स पे पोस्टिंग रही, बारामूला, कोई लेह भी पोस्टिंग रही है, कोई एरिया में कहीं पोस्टिंग हो, कहीं सभी लेडी ऑफिसर्स ने अपने आप को उस प्रूव किया है उसमें, और तभी ये हो पाया। तो अगर कैप्टन मीरा हमारी देश की बेटियों के लिए, नारी शक्ति के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहे, जो घर पर काम कर रही है उनके लिए भी, जो बाहर काम कर रही है उनके लिए भी, और मेरे देश की बेटियों के लिए भी कि जो आगे जाके कुछ ना कुछ हमारे देश का भविष्य का बहुत ही शानदार चित्र बनाएंगी एक, तो उनके लिए क्या मैसेज है कैप्टन मीरा की तरफ से? मैं अभी सभी दर्शकों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम उस सनातन संस्कृति में से आते हैं जो अर्धनारेश्वर की संस्कृति रही है, जहाँ पे कहीं पे भी किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं आका गया है। तो हमें उस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि हम उसके अंश हैं सबसे प्रथम। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने महिला के रूप में जन्म लिया है आपको बहुत गर्व होना चाहिए। जैसे मैंने बताया श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि महिला के ये जो गुण है वो स्वयं मैं हूँ। तो किसकी आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि आप उन गुणों को पहचानें और उसमें अपनी और को सशक्त कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में बिलीव करना। आर्मी में हमेशा एक चीज़ पूछी जाती है, डू यू हैव इट इन यू? क्या आप में वो क्षमता है? आप में वो क्षमता है, आवश्यकता है उसको पहचानने की, उसे और सशक्त बनाने की, अपने आप पे विश्वास करने की। तो कोई चीज़ असंभव है ही नहीं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्काई इज नॉट द लिमिट, यू आर गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट एज वेल। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो अभी आप बात कर रहे थे कैप्टन मीरा दवे से, और अगर आर्मी के बारे में आपको कुछ भी जानना हो, अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको कुछ भी जानना हो, तो कैप्टन मीरा दवे और इनके हस्बैंड मिस्टर सिद्धार्थ दवे ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है मार्क सक्सेस। आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मार्क सक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, और आर्मी में फ्यूचर कैसा है इसके लिए। तो इन सभी परामर्श के लिए आप कैप्टन मीरा दवे और इनके हस्बैंड मिस्टर सिद्धार्थ दवे से खुद बात कर सकते हैं। ये पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर जीवन के रंग रश्मि के संग में मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।